हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज जो होती हैं, वायरिंग एक्सेसरीज होती हैं, क्या क्या होती है, स्विच होता है, उसमें सॉकेट्स होते हैं, क्या क्या टूल्स हम उपयोग करते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए, वायरिंग एक्सेसरीज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज उनको पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत ऊर्जा के वितरण के लिए आपूर्तिकर्ता मीटर बोर्ड से विद्युत से चलने वाले कई उपकरणों को चलाता है, जैसे लैंप, पंखे और अन्य घरेलू वैद्युतिक उपकरण, जो कि आपके वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, अलग अलग प्रकार के उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, इनको नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जोड़ा जाता है, तारों के माध्यम से। इसे हम नेटवर्क कहते हैं और इसी व्यवस्था को पूरा हम क्या कहते हैं, वायरिंग प्रणाली के रूप में जानते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें कुछ होने वाली हैं, उनको देख लेते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ वायरिंग, वायरिंग का चुनाव हम कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं, है ना। तो वायरिंग का चुनाव हम विभिन्न प्रकार के जो हमारी टर्म्स हैं उनके आधार पर करते हैं। तो वायरिंग करने से पहले आपको वायरिंग का चुनाव करना चाहिए कि कौन सा स्थान है ना, किस स्थान के लिए आप वायरिंग कर रहे हैं। भवन है, कार्यालय है या घर है, उसी आकार का, जिस आकार का भवन है उस हिसाब से आपका वहाँ पर मटेरियल लगेगा, स्थान कैसा है और कहाँ पर स्थित है, ये आपकी वायरिंग में जब आप करेंगे उससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। वायरिंग सिलेक्शन के लिए आप हो सकता है आप केसिंग कैपिंग का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, केसिंग कैपिंग का यूज़ कर रहे हो, या फिर हो सकता है कंड्यूट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कंड्यूट वायरिंग, या फिर ओपन वायरिंग का, अस्थाई वायरिंग का उपयोग कर रहे हो। इस हिसाब से आपको पहले सिलेक्शन करना चाहिए कि आपको किस प्रकार की वायरिंग कहाँ पर स्थापित करना है। इसके बाद अगली टर्म आती है, वायरिंग को नमी, पानी तथा आग वाले स्थान से दूर रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा, जहाँ पर नमी ना हो, पानी की ना हो और आग वाले स्थानों से हमें क्या करना है, दूर रखना है वायरिंग को। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर नमी और पानी होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो कंडक्टर है उससे करंट का फ्लो बाहर होने लगेगा और आम जन को नुकसान हो सकता है। अगला टर्म जो आता है हमारा क्या है, वायरिंग में कम से कम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप मतलब उसका जो ओवरऑल वायरिंग है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, आपके जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा। अगली टर्म है, वायरिंग का मूल्य उचित होना चाहिए, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं होना चाहिए वायरिंग आपकी। अगर महंगी होगी तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। अगली टर्म है, वायरिंग वायरिंग को यांत्रिक चोटों से बचाव होना चाहिए, मतलब वायरिंग आपकी बाहरी चोटों से, यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रहनी चाहिए, है ना। अगली टर्म है, वायरिंग पर वातावरण का प्रभाव नहीं होना चाहिए तथा वायरिंग की जो लाइफ है वो लंबी होना चाहिए, लाइफ लाइन जो है वो अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने वायरिंग इंस्टॉलेशन किया और वो 1-2 साल बाद खराब हो जाए। अगली टर्म है, वायरिंग जो है देखने में सुंदर तथा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, वायरिंग जो है आपकी क्या होना चाहिए, सुंदर तथा मजबूत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद टर्म आती है आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, रूल्स रिलेटेड टू वायरिंग। वायरिंग करने से संबंधित नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। तो पहला रूल आप यहाँ पर देख रहे हैं, एसी तथा डीसी वायरिंग के शॉर्ट जो सॉकेट है, सर्किट है, वो अलग अलग होना चाहिए। एसी वायरिंग कर रहे हैं तो उसका सर्किट अलग होना चाहिए और डीसी वायरिंग कर रहे हैं तो उसका सर्किट अलग रहना चाहिए, दोनों मिलना नहीं चाहिए। अगली टर्म है, 3 फेज सप्लाई के तारों को हमें फेज क्रम में दिखाना होता है, जो कि आपका कलर कोड होता है RYB, रेड, येलो और ब्लू रंगों से दिखाया जाना चाहिए। न्यूट्रल तार को हम ब्लैक रंग से प्रदर्शित करते हैं या करना चाहिए हमें। अर्थ तार के लिए हमें ग्रीन का यूज़ किया जाना चाहिए। आप ये कलर कोड विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि वायरिंग करते समय हमें इन्हीं का मुख्य काम होता है। अगर हम कलर कोड से वायरिंग नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई और इलेक्ट्रिशियन काम करेगा या टेक्नीशियन, इंजीनियर्स वहाँ पर काम करेंगे तो उन्हें वायरिंग को समझने में दिक्कतें आएंगी और जो ट्रबल शूट होगा वह नहीं कर पाएंगे, फॉल्ट होगा अगर कुछ तो उसे सुधार नहीं पाएंगे। अगली टर्म है, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक हो तो उसके मेन स्विच पर खतरे का निशान, डेंजर साइन लगाना आवश्यक है।
लो वोल्टेज ये जो होता है हमारा लो वोल्टेज होता है, बट अगर इससे हाई वोल्टेज है, इससे ज़्यादा वोल्टेज है, तो आपको वहाँ पर डेंजर का साइन लगाना, डेंजर साइन बोर्ड लगाना आवश्यक है, ताकि वहाँ पर पता चल जाए कि यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई है, क्योंकि आपको करंट नहीं लगता है, कभी भी आपको लगता है वोल्टेज। ठीक है। अगली टर्म आती है लाइट एंड फैन के उप परिपथ में बिंदु की संख्या 10 तथा लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 8 से 10 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 8, आप मिनिमम तो 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, अधिकतम 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम बोलें कि एक परिपथ में 8 ही रखो आप, क्योंकि आपको जो एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है, उसमें 100 वाट लोड हम मानकर चलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं 800 वाट का लोड होना चाहिए। पर 10 पॉइंट भी होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हम ये चाहें, हम ये करें कि आपका जो बिंदु है, वो पॉइंट्स हैं, वो क्या हो, 8 से 10 के बीच में ही रहें, ज़्यादा न रहे, 10 से ज़्यादा न रहें। इसके बाद अगला टर्म है हमारे पास पावर परिपथ में बिंदुओं की संख्या 2 तथा लोड जो हो उसका अधिकतम 3000 वाट हो। ठीक है, मतलब एक पॉइंट का लोड कितना होना चाहिए, लगभग 1500 वाट के समथिंग होना चाहिए। अगर आपका जो पूरा ओवरऑल लोड है वह 3000 वाट है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट की संख्या कितनी रखना है, मात्र 1 रखना है। ठीक है। अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं। लाइट एंड पावर लोड के लिए अलग अलग सर्किट होना चाहिए। ठीक है, दोनों लाइट एंड जो लोड है आपका, फैन लोड है, पावर लोड है, उसके लिए आपको अलग अलग जो है सर्किट होना चाहिए, आपके कंडक्टर्स अलग अलग चलना चाहिए वायरिंग के अंतर्गत। अगली टर्म क्या है उसे देख लेते हैं। तो अगली टर्म है आपके पास, जब सर्किट में फुल लोड करंट फ्लो हो रही हो तो वोल्टेज ड्रॉप 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप आपकी वायरिंग में फुल लोड करंट अगर फ्लो हो रही है तो 3% से अधिक वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगली टर्म है, पंखे की ऊंचाई जमीन से कम 2.5 मीटर या 9 फीट के समथिंग होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 2.5। ये जो राशियां होती हैं उन्हें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 2.5 मीटर या 9 फीट के समथिंग क्या होता है, मतलब क्या बोल रहा है, पंखे की ऊंचाई जमीन से कम, जैसे ये आपका छत है और ये जमीन है, तो यहाँ से इतनी दूरी जो है, ये पंखा यहाँ पर आ रहा है आपका जैसे, तो इसकी दूरी कितनी होना चाहिए, मात्र 2.5 मीटर या 9 फीट के समथिंग होना चाहिए। इससे कम भी नहीं होना चाहिए और न इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम होगा तो ये आपके सर से टकराएगा। ठीक है। लाइट बिंदु की ऊंचाई 2.25 मीटर होनी चाहिए। लाइट बिंदु से तात्पर्य जैसे आपका ये छत है ना, छत से लगी हुई दीवार है। अब इस दीवार में आप यहाँ पर जैसे आप लैंप लगा रहे हैं, ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होनी चाहिए, 2.25 मीटर के समथिंग होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके फर्श पर अच्छे से पूरा प्रकाश पहुँच सके। ठीक है। अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं। स्विच बोर्ड जमीन से 1.3 मीटर या 1.5 मीटर के समथिंग होना चाहिए, है ना। स्विच बोर्ड क्या होता है, देखिए ये आपकी दीवार है। ठीक है, अब ये दीवार जो है आपकी, यहाँ ये ज़मीन है, अब इस ज़मीन से ऊपर आपका स्विच बोर्ड कितना होना चाहिए, 1.3 मीटर या फिर 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगली टर्म है, 440 वोल्ट पर चलने वाली सभी मशीनों की डबल अर्थिंग की जानी चाहिए। डबल अर्थिंग से तात्पर्य मतलब 2 स्थानों से क्या किया जाना चाहिए, इसमें अर्थिंग किया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं दोहरी अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरी अर्थिंग कहते हैं, डबल अर्थिंग। ठीक है। किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग सप्लाई चालू करने से पूर्व पहले उसमें क्या करना चाहिए, हमें मेगर से लीकेज करंट का परीक्षण अवश्य करना चाहिए कि लीकेज करंट तो नहीं प्रवाहित हो रहा है उसमें। अगर लीकेज होगा तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं वायरिंग सिस्टम की जो प्रणालियां हैं, विधियां कौन कौन सी हैं। तो एक विधि होती है आपकी ट्री सिस्टम, वृक्ष प्रणाली। वृक्ष प्रणाली में क्या होता है, इस विधि में वृक्ष की भांति मेन लाइन से अनेक ब्रांचेस कटी हुई होती हैं, या लाइनिंग की हम टेप निकाल लेते हैं, अलग अलग लाइनों की टेप निकाल लेते हैं। इस विधि में मेन लाइन का तार मोटा रखा जाता है, मतलब जो कंडक्टर है उसका वायर गेज जो होता है वो अधिक रखा जाता है, मोटा कंडक्टर उपयोग किया जाता है। फिर जो हमारी ब्रांचेस होती हैं उनमें क्या करते हैं, हम पतले तार का उपयोग करते हैं। फिर अगली टर्म आती है, इस प्रणाली का प्रयोग समुद्री जहाज़ों में किया जाता है, घरेलू वायरिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। ट्री प्रणाली हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, समुद्री जहाज़ों में उपयोग करते हैं, यहाँ पर कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे ये हमारी मेन लाइन आई है,
ठीक है, ये मेन लाइन आई है हमारी। ठीक है, अब इस मेन लाइन में हमने क्या किया, ये जो मेन लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए फिर से मैं इरेज कर देता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा फेज और न्यूट्रल, ये हमारा स्विच और जो हमारा फ्यूजेस है वो ये मेन लाइन है, ये हमने मोटे कंडक्टर का उपयोग किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इन मोटे कंडक्टर्स में जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 2.5 स्क्वायर mm के हमने वायर का उपयोग किया, पर इसके बाद जो हमने ये लाइन हमारी चलाई है सेपरेट, जैसे एक ये लोड हो गया, जैसे एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, ये तीन हमने क्या अलग अलग ब्रांचेस निकाली हैं। ठीक है, तीन क्या है ये ब्रांच हैं। अब तीनों ब्रांच में हमने वायर का उपयोग किया है 1.5 स्क्वायर mm का, मतलब इसकी अपेक्षा पतले तार का उपयोग हम करते हैं ब्रांच में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, हमारा जो सिस्टम है पूरा वायरिंग सिस्टम उसको समझते हैं। अब जो हमारी ट्री प्रणाली होती है उसके लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है, वृक्ष प्रणाली के लाभ क्या क्या होंगे। तो इस प्रणाली में तार कम लगती है तथा यह प्रणाली सस्ती होती है। क्या होता है, प्रणाली क्या होता है, सस्ती होती है और इसमें कंडक्टर जो होता है वो कम लगता है। वायरिंग प्रणाली जो होती है आसानी से की जा सकती है, पूरी वायरिंग को आसानी से कर सकते हैं, वायरिंग करने में समय कम लगता है। ठीक है, बट अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, 200 को खोजने में कठिनाई होती है, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, वायरिंग देखने में सुंदर नहीं लगती है, आग लगने का खतरा रहता है, क्योंकि ट्री प्रणाली हम ओपनली भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगली प्रणाली जो आती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, वितरण सिस्टम। इस प्रणाली में सबसे पहले सप्लाई को मेन वितरण बोर्ड में दी जाती है, फिर वितरण बोर्ड से सप्लाई अलग अलग उप परिपथों में दी जाती है। इन उप परिपथों को अलग अलग फ्यूज या एमसीबी से हम कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार की जो प्रणाली होती है में टेप लगाकर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम मेन बोर्ड से ही सप्लाई हमारी आगे बढ़ाते हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फेज है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है हमारा, ठीक है, मेन स्विच है। यहाँ पर स्विच की रेटिंग क्या रखी है हमने, जो 16 एम्पियर 250 वोल्ट, हम घरेलू वायरिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, मेन स्विच से यहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में 3 रास्ते के थे, 3 वे हमने स्विच लगाया, क्यों, चेंज ओवर अगर हमें करना होगा तो। ये हमने फेज को लिंक से कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को भी। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर जो सब सर्किट बोर्ड है वहाँ पर हमने अलग अलग लोड के लिए हमने अलग अलग एमसीबी और फ्यूज़ का प्रयोग किया है। जैसे एक हमारा ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, सब ब्रांच है ना। फिर यहाँ से हमने अलग अलग क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर एक लोड के लिए अलग, ये लोड के लिए अलग और ये लोड के लिए ये अलग। आप डायग्राम देखेंगे आपको भली बात ही समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें इसी क्रम में। तो अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे उन्हें समझ लेते हैं हम। इस प्रणाली में प्रत्येक बिंदु पर एक समान वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होता है, अर्थात वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। ठीक है, क्या होगा, एक समान वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होता है, मतलब जो ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम होगा, मतलब अच्छा है। ठीक है, प्रत्येक उप परिपथ का फ्यूज या एमसीबी अलग अलग होते हैं, जिससे दोष का पता आसानी से लग जाता है। अगर किसी ब्रांच की हमारे कोई फॉल्ट आता है किसी ब्रांच में, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एक सेकेंड, जैसे आपकी इस ब्रांच में कोई फॉल्ट आया तो यहाँ से आपका फ्यूज या एमसीबी जो लगी हुई होगी वो ब्रेक हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा, पर आपकी जो बाकी लाइन है वो भली भांति सही रूप से काम करेगी, है ना। चलिए ये तो फायदा है हमारा। अगली टर्म क्या है, सर्किट को लोड के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है ना। हम जैसे अभी हमने इसमें 3 ब्रांच निकाली, आप 4 निकाल सकते हैं अगर लोड ज़्यादा है आपका, 8 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, है ना। फिर होता है वायरिंग में देखने में जो होती है वो सुंदर लगती है, व्यवस्थित रहती है, इसलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। तो इस प्रणाली में तार अधिक लगता है, क्योंकि हर परिपथ में हम अलग अलग तार फ्यूज़ एमसीबी का उपयोग करते हैं, तो इसमें मटेरियल भी आपका ज़्यादा लगेगा। फ्यूज़ एमसीबी लगे होने के कारण यह प्रणाली काफ़ी महंगी होती है ना।
चलिए अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वायरिंग में भी अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप होता है आपका टेम्पररी वायरिंग, जिसे हम अस्थायी वायरिंग बोलते हैं। यह वायरिंग कम समय के लिए किसी मेले, प्रदर्शनी, उत्सव अथवा लाइट एंड फैन के लिए स्थापित की जाती है, जहाँ पर हमें कम समय के लिए हम अगर रहना है हमें कहीं, तो हम ऐसा तो है नहीं वहाँ पर बिल्कुल अच्छी वायरिंग कर देंगे, पैसा बहुत सारा लगा देंगे। जैसे कहीं हमको 1 महीने काम चलना है तो हम वहाँ पर कोई कंड्यूट वायरिंग तो कर नहीं देंगे, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर अस्थायी वायरिंग का उपयोग हम करते हैं। फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है, जिस वायरिंग होती है इसमें फ्लेक्सिबल पीवीसी या सीटीएस, सिटी केप टायर छिद्र जो होता है, केबल का प्रयोग किया जाता है। यह वायरिंग ट्री सिस्टम की तरह ही की जाती है, ठीक है। यह वायरिंग पूर्णतः अस्थायी होती है ना, परमानेंट इसे नहीं करते हैं। अगली टर्म में, यह सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त है, इसका प्रयोग कम से कम ही करना चाहिए। वैसे हम बहुत कम करते हैं, पर इनका उपयोग हम मेले, प्रदर्शनी वगैरह में ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग क्या होता है? देखिए, क्लीट वायरिंग जो होती है वो अस्थायी वायरिंग कार्यों के लिए ही उचित माना जाता है। इस वायरिंग में दीवार पर लगभग 60 सेंटीमीटर की आपसी दूरी पर क्लीट्स को गिट्टियों पर पेचों की सहायता से कस दिया जाता है। क्लीट क्या होता है उसे हम समझेंगे। क्लीट को पोर्सिलिन से बनाया जाता है। क्लीट 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? 2 वे क्लीट और 3 वे क्लीट। आप वायरिंग देख पाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 वे क्लीट, मतलब एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो केबल या कंडक्टर हमारा यहीं से होके जाएगा। 3 वे में क्या होगा, यहाँ से ये 3 रास्ते हैं, इसमें से कंडक्टर होते हुए जाएगा। इसको हम ये पेंच आप देख पा रहे हैं, इसकी सहायता से क्या कर देते हैं, दीवार पर स्क्रू पर ग्रिप लगाकर हम स्क्रू से कस देते हैं, ठीक है। स्क्रू से इसको कस देते हैं और फिर इसके ऊपर केप लगा देते हैं, ठीक है। इसी क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग का वायरिंग जो होती है लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। 2 क्लीट की आपस की दूरी 30 से 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है? 30 से 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इन क्लीट्स में पीवीसी या वीआईआर तारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका? पीवीसी या वीआईआर। पीवीसी का मतलब क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और वीआईआर का मतलब क्या होता है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है, ठीक है। क्लीट वायरिंग करने से पहले आपको BIS रूल पता होना चाहिए। रूल क्या होता है? रूल से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे क्लीट वायरिंग के लिए रूल क्या है? 732/1963, ठीक है। ये रूल है, रूल नंबर 732/1963, ठीक है। अब इसमें टर्म क्या क्या है आपकी वो समझ लेते हैं। क्लीट वायरिंग को नमी वाली जगह पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की अस्थायी वायरिंग ही होती है। अगला होता है, जमीन से इस वायरिंग की ऊंचाई 2 मीटर होनी चाहिए, 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तारें सीधे अवस्था में होनी चाहिए। यदि तार को छत या दीवार से गुजारना हो तो पोर्सिलिन या पीवीसी के कंड्यूट पाइप में डालकर गुजारना चाहिए, तारों से गुजारना चाहिए तारों को, ठीक है। अगला आता है, क्लीट वायरिंग के लाभ क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वायरिंग में दोषों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। वायरिंग करने में कम समय लगता है। यह कीमत में सस्ती वायरिंग होती है। अब इसी के साथ दोष देख लेते हैं। क्लीट वायरिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है, हानियाँ क्या क्या होती हैं, वह देख लेते हैं। तो यह शीघ्रता से खराब हो जाती है। यह वायरिंग जो होती है आपकी देखने में अच्छी नहीं लगती है। वायरिंग खुली होने के कारण वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक है। ओपन वायरिंग होती है, ठीक है। किस प्रकार की वायरिंग होती है? ओपन वायरिंग होती है, इसलिए वातावरणीय प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ता है। फिर होता है स्थायी वायरिंग, परमानेंट वायरिंग जिसे हम बोलते हैं। यह वायरिंग आवासीय भवनों, कार्यालयों, विद्यालयों, उद्योगों, भंडारों में की जाती है, जो कि अधिक समय के लिए, अधिक अवधि, दीर्घ अवधि के लिए प्रयोग की जाती है, उपयोग की जाती है, ठीक है। जैसे केसिंग कैपिंग वायरिंग होती है। इस वायरिंग का प्रयोग घरों में, कार्यालयों में, बंद स्थानों में अधिकतर किया जाता है। आजकल पीवीसी से बने केसिंग कैपिंग का उपयोग किया जाता है। पहले जो केसिंग कैपिंग होती थी वो आप लकड़ी की केसिंग कैपिंग का उपयोग करते थे, बट अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं? पीवीसी से बनी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी, जिसका उपयोग कर पा रहे हैं, केसिंग कैपिंग का उपयोग कर रहे हैं। केसिंग के नीचे के भाग में 2 ग्रुप्स बनी होती हैं। इसी भाग में तारों को डालकर दीवारों में फिक्स किया जाता है। कैपिंग ऊपर वाले भाग को कहते हैं, केसिंग नीचे वाले भाग को कहते हैं। इस टाइप से नालीदार एक वो बनता है, उसके ऊपर हम कवरिंग करते हैं, उसे बोलते हैं हम केप लगाते हैं। एक प्रकार से क्या कहते हैं? केप लगाते हैं, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? केपिंग कहते हैं।